90 का दशक, कश्मीर घाटी में आतंक अपने चरम पर था। हिजबुल और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन बेकाबू हो चले थे। पुलिस और सेना मिलकर के भी चरमपंथियों को रोक नहीं पा रहे थे। खुफिया एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना थी कि इन आतंकवादियों को फंडिंग कहां से मिल रही है। फिर आया 25 मार्च 1991 का दिन। दिल्ली पुलिस को जमात-ए इस्लामी के बारे में एक लीड मिलती है। जमात-ए इस्लामी के दिल्ली हेडक्वार्टर पर छापेमारी की जाती है, जिसमें अशफाक हुसैन नाम के एक कश्मीरी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 50,000 नकद, 15.5 लाख का ड्राफ्ट और हिजबुल कमांडरों के नाम 3 चिट्ठियां उसके पास से बरामद होती हैं। अशफाक बताता है कि उसे ये सब सामान जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर रहे शहाबुद्दीन गौरी ने प्रोवाइड करवाए हैं। अगले महीने अप्रैल 1991 को गौरी को भी जामा मस्जिद इलाके से टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि दोनों को हवाला के जरिए पैसा मिला करता था और उसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम के एक आतंकवादी संगठन तक पहुंचाया जाता था, जिसे लंदन में बैठकर डॉक्टर अयूब ठाकुर और दुबई का तारिक भाई भेज रहा था। मामला टेरर फंडिंग का था, लिहाजा सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। ऑफिसर्स पूछताछ शुरू करते हैं। अशफाक से पूछा जाता है, पैसा कहां से आ रहा है? अशफाक कहता है, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बहुत ताकतवर, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। ऑफिसर्स को लगा ज्यादा से ज्यादा कौन होगा? हवाला कारोबारी, कुछ बड़े अधिकारी, ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पॉलिटिशियंस होंगे और कौन। लेकिन अशफाक जिसका नाम लेता है वो नाम सुनकर ऑफिसर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम था सुरेंद्र कुमार जैन। तो कौन था सुरेंद्र कुमार जैन? क्या था जैन घोटाला? वो कैसी डायरी थी जिसने करोड़ों के घोटाले को देश के सामने लाकर रख दिया? एक्सपोज फाइल्स के इस एपिसोड में कहानी जैन घोटाले की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के एमडी थे सुरेंद्र कुमार जैन। जब अशफाक ने सुरेंद्र जैन का नाम लिया तो 3 मई 1991 को सीबीआई हवाला कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापा मारती है। इसमें सुरेंद्र जैन का फार्म हाउस भी शामिल था। उसके भाई जेके जैन के ऑफिस पर भी छापा पड़ता है। छापे में 58 लाख से ज्यादा की नकदी, 10.5 लाख के इंदिरा विकास पत्र, 4 किलो सोना और लाखों की फॉरेन करेंसी बरामद कर ली जाती है। इस सामान के साथ सीबीआई की टीम को 2 सस्पिशियस डायरियां भी मिलती हैं। जब सीबीआई के अधिकारियों ने इन डायरियों में लिखे नामों को और उनके लेन देन को पढ़ा तो सबके होश उड़ गए। उनके सामने एक ऐसा तिलिस्म था, एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम था जिससे कश्मीर में आतंकवादियों को भारी मात्रा में नकदी भेजी जा रही थी, जिसे स्थापित किया कुछ कारोबारियों ने, लेकिन संरक्षित उन राजनेताओं ने किया जिन पर देश की रक्षा का जिम्मा था। डायरी में लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, विद्याचरण शुक्ल, प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी, चिमन भाई पटेल, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद यादव सहित 55 बड़े नेताओं, 23 सीनियर अफसरों और 3 पत्रकारों सहित 115 लोगों के हवाला ट्रांजैक्शंस का जिक्र था। यह इतना बड़ा खुलासा था कि लुटियंस दिल्ली की गलियों में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही थी। फिर भी मामला मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन 2 साल बाद एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जैन डायरी की जिसने जिनको फिर से जिंदा कर दिया। एक ऐसी पार्टी के सबसे बड़े नेता पर आरोप लगे जो राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने का दावा करती है। वो पार्टी कश्मीर में आतंकियों को पाल पोष कर बड़ा कर रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी को अब इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ता है। 16 जून 1991 को जैन डायरी केस को लीड करने वाले सीबीआई के डीआईजी ओपी शर्मा को सस्पेंड कर दिया जाता है। सीबीआई दावा करती है कि ओपी शर्मा एसके जैन के आदमी से रिश्वत लेते रंगों हाथे पकड़े गए हैं। कयास लगे कि शर्मा को इसलिए सस्पेंड किया गया ताकि जांच को आगे न बढ़ाया जा सके। लेकिन 2013 में ओपी शर्मा इस मामले में दोषी करार दिए गए। शर्मा के सस्पेंशन के बाद सीबीआई ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की। मामला 2 साल तक दबा रहा, लेकिन तभी एंट्री हुई सनसनीखेज खुलासों के खिलाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी की। 29 जून 1993 की तपती दोपहर में स्वामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को निशाने पर लेते हुए स्वामी ने दावा किया, मैं ये साबित कर दूंगा कि एक दलाल और हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन ने 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी को 2 करोड़ रुपए दिए थे। जैन उस जाल से जुड़ा है जो विदेशी धन को गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर के आतंकियों तक पहुंचाता है, उनकी मदद करता है। 90 के दशक में आज की तरह न्यूज चैनल्स की चमक दमक नहीं थी।
अखबार का जमाना था, लेकिन अखबारों ने स्वामी को तवज्जो नहीं दी। एक दो कॉलम में नीचे या दूसरे तीसरे जगह पे जगह दी। उस समय पत्रकार राम बहादुर राय जनसत्ता में ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। जब उन्होंने यह खबर पढ़ी तो उन्हें अंदाजा हो गया कि खबर इससे कहीं बड़ी है। राय ने स्वामी को फोन लगाया और अगले ही दिन उनसे मिलने उनके घर 8 सफदरजंग रोड पहुंच गए। लेकिन स्वामी ने राम बहादुर राय को कोई खास जानकारी नहीं दी। सिर्फ इतना बताया कि साउथ एक्सटेंशन में रहने वाले एस.के. जैन, सुरेंद्र कुमार जैन और सीबीआई के डीआईजी ओपी शर्मा के पास जानकारी मिल सकती है। वही ओपी शर्मा जिनसे ये जांच छीनकर सस्पेंड कर दिया गया था। राम बहादुर राय ने ओपी शर्मा से कांटेक्ट किया, जहां से उन्हें हवाला कांड का एक बड़ा सा पुलिंदा मिल गया। पुलिंदे में 1991 के सीबीआई छापे में सुरेंद्र जैन के घर से बरामद डायरियों की कॉपी थी। अब इन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करने की बारी थी। जनसत्ता के क्राइम रिपोर्टर राजेश जोशी डायरी में दर्ज नामों के कंफर्मेशन के लिए सीबीआई ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। आखिरकार उन्हें सीबीआई के नवनियुक्त डायरेक्टर के विजय रामाराव का इंटरव्यू करने का मौका मिल जाता है। जोशी ने पहला ही सवाल किया, क्या एस.के. जैन की डायरी पर कोई कार्रवाई होगी जिसे सीबीआई पिछले 2 साल से दबाकर बैठी है? इस पर रामाराव ने जोशी से पूछा कि उन्हें यह जानकारी मिली कहां से। जोशी ने सोर्स बताने से मना कर दिया। रामाराव ने कहा, हाँ, जल्द ही इस मामले में जांच शुरू की जाएगी। इस तरह जोशी को जैन हवाला कांड की खबर की पुष्टि मिल जाती है। सारे डॉक्यूमेंट्स की लंबी पड़ताल करके 17 अगस्त 1993 को जैन हवाला कांड की पहली खबर छपती है। खबर ये कि सीबीआई देश के बड़े मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ 64 करोड़ के हवाला कांड की जांच आगे नहीं बढ़ा रही है। लेकिन खबर में किसी नेता का नाम नहीं छापा गया। हफ्ते भर बाद 24 अगस्त को जनसत्ता ने खबर को नेताओं के कोडेड नाम के साथ पहले पन्ने पर छापा।